हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक बहुचर्चित निबंध अशोक के फूल के सारांश या प्रतिपाद्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो बिना देर किए मैं आज का यह विषय आरंभ कर रही हूँ। अशोक के फूल निबंध को मैं 2 भागों में पढ़ाऊँगी। तो भाग 1 के अंतर्गत अशोक के फूल निबंध का जो सारांश है उसका आधा हिस्सा रहेगा और बाकी बचे हुए हिस्से को मैं भाग 2 के अंतर्गत पढ़ाऊँगी। तो आज मैं आरंभ कर रही हूँ अशोक के फूल निबंध का भाग 1। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रतिपाद्य या सारांश। या हो सकता है कभी कभी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जातीय संस्कृति की चेतना के आग्रह के साथ अशोक के फूल निबंध में प्रगतिशील चेतना का आग्रह बराबर रहा है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो यह प्रश्न जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके पूरे विषय वस्तु से ही संबंधित है। तो चलिए मैं आपको हमेशा की तरह लिखकर हर बात को समझा रही हूँ। आप खूब ध्यान से सुनिए, खूब ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जो कुछ मैं लिखकर आपको समझा रही हूँ उसे आप बाद में अवश्य उतार लें। और मैं हमेशा की तरह यह कहना चाहूँगी, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी अत्यंत ज़रूरी है। जब आप लिखते हैं तो विषय को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। पूरे विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझने से आप परीक्षा में हर प्रश्न का उत्तर भी खूब अच्छी तरह से लिख पाते हैं और आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होते हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय सभ्यता व संस्कृति के पुजारी हैं। उनके अधिकांश निबंधों में ऐसे जातीय संस्कृति का बड़ा ही भव्य और विराट रूप या चित्र मिलता है। अशोक के फूल निबंध में आचार्य द्विवेदी जी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ प्रगतिशील चेतना की भी अभिव्यक्ति की है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जब आप किसी भी निबंध को अगर आप पढ़ें, शिरीष के फूल हों या कुटज हों या नाखून क्यों बढ़ते हैं या फिर अशोक के फूल, आपने देखा होगा कि द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक महान उदाहरण अपने निबंध में प्रस्तुत किया है। उनके निबंध जो होते हैं वे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करते हैं। अशोक के फूल को भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व प्राप्त है। काम देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर जिन 5 पुष्पों को अपने तुनीर में स्थान दिया है उनमें से एक अशोक भी है। अशोक के फूल का उल्लेख कालिदास के काव्यों में मिलता है, जहाँ यह भी उल्लेख मिलता है कि यह पुष्प अत्यंत ही शोभनीय और सुकुमार्य थी, नववधू की तरह। यानी अशोक के फूल का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व प्राप्त है। द्विवेदी जी ने बताया है कि कामदेवता ने लाखों पुष्पों में से 5 पुष्पों को चुना अपने तुनीर में स्थान देने के लिए, उसमें से एक अशोक के फूल भी थे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि कालिदास के काव्य में भी अशोक के फूल का उल्लेख मिलता है। इस पुष्प को भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्व प्राप्त था, परंतु मुसलमानों के आक्रमण से कालिदास के काव्य में मंत्रमुग्ध करने वाली पुष्प की सारी गरिमा पवित्रता समाप्त हो गई। लेकिन द्विवेदी जी ने बताया, जब हमारे देश में मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो ये जो पुष्प कालिदास के महाकाव्यों में गरिमा के साथ, पवित्रता के साथ जो वर्णित थी, उसकी पवित्रता और गरिमा भी समाप्त हो गई। भारतीय संस्कृति में पुष्प का प्रवेश व च्यूत को द्विवेदी जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि किस प्रकार इस पुष्प का जो है भारतीय साहित्य में प्रवेश हुआ और कैसे वो च्यूत बने, वहाँ से हट गया। देखिए, उनके निबंध की पंक्ति है, अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शक को भी अभिभूत करके खप से निकल जाता है। तो देखिए, मैंने जो उदाहरण दिया है इसके अतिरिक्त अगर आपको इस निबंध में कोई और उदाहरण अच्छा लगे तो आप उसे भी लिख सकते हैं। मैंने जो उदाहरण दिया है मैं अपने अनुसार से लिखकर समझा रही हूँ इसलिए। और आप जब किसी उत्तर को लिखते हैं तो पूरे पाठ को पढ़िए और फिर आपको भी जहाँ जहाँ अच्छा लगे, जो पंक्ति आपको उचित लगे, आप उसका भी उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर तभी अच्छा होगा जब आप उसे अपने शब्दों में बनाकर प्रस्तुत करें। अशोक के फूल के प्रसंग में आचार्य द्विवेदी ने यह भी बतलाया है कि भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन नए रूप में बदलने का काम यक्षों और गंधर्वों ने किया है। इसके साथ ही साथ द्विवेदी जी ने यह भी उल्लेख किया है अशोक के फूल निबंध में कि भारतीय धर्म साधना है उसको नए रूप में बदलने का काम किसने किया है? यक्षों और गंधर्वों ने किया है।
साथ ही यह भी बतलाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। भारत में भिन्न भिन्न जातियों और संस्कृतियों का आगमन हुआ है। यही कारण है कि कवि गुरु रविंद्रनाथ ने भारत को महामानव समुद्र के नाम से अभिहित किया है। यानी हमारे देश में भिन्न भिन्न जातियों का समय समय पर आगमन हुआ। इसी कारण रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे क्या कहा है, महामानव समुद्र हमारे भारतवर्ष को कहा है। स्वयं द्विवेदी जी भी यह स्वीकार करते हैं। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हून आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। इस प्रकार भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास में अनेक जातियों का योगदान है। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न जातियों का आगमन समय समय पर हुआ है, इसलिए द्विवेदी जी का मानना है कि हमारी भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है वो तो बहुत प्राचीन है ही, और उसे बनाने में विभिन्न जातियों का योगदान रहा है। आचार्य द्विवेदी जी ने बतलाया है कि स्वर्गीय वस्तु धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती है। यही कारण है कि काम देवता का धनुष जब टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया तो विभिन्न मनोहर पुष्पों का निर्माण हुआ। यहाँ एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि स्वर्गीय वस्तु जब धरती से मिलती है तभी वह मनोहर बनती है। उदाहरण दिया उन्होंने काम देवता का धनुष जब टूट गया और खंड खंड होकर जब धरती पर गिरता है तो उससे ही विभिन्न प्रकार के पुष्पों का निर्माण हुआ। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण रामचरितमानस से आप सभी जानते हैं। श्री राम जी जो थे विष्णु के अवतार थे, लेकिन विष्णु के अवतार होने पर भी राम पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तभी बनते हैं जब उन्होंने धरती पर मानव रूप में अवतार लिया। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यानी धरती का संस्पर्श मिला। स्वर्ग में रहने वाले या बैकुंठ धाम में रहने वाले विष्णु भगवान जब धरती पर अवतरित हुए मानव रूप में, जब इस धरती का संस्पर्श उसे प्राप्त हुआ तभी वे महान कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। परंतु धनुष के टूटने और पुष्प बनने की कथा रहस्यमय है। कारण यह है कि अशोक के फूल की चर्चा कालिदास के पूर्व नहीं मिलता है। लेकिन फिर लेखक कहते हैं कि जो धनुष टूटा, धरती पर आके मिल गिरा, ये एक रहस्यमय बात है क्योंकि इसकी चर्चा कालिदास के पहले नहीं मिलती है। महाभारत में कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख है कि वृक्षों के अपदेवता यक्ष के पास संतानार्थिनी स्त्रियां जाया करती थी। यानी संतान को पाने के लिए इसके अनेक प्रमाण भरहुत बोधगया, सांची आदि में प्राप्त होती है, जहाँ उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। यानी ऐसे प्रसंग का उल्लेख कि महाभारत में मिलता है जहाँ पर वृक्षों के जो अपदेवता यक्ष है उनके पास संतान पाने के लिए स्त्रियाँ जाती थी, और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। भारतीय संस्कृति में अशोक के फूल शोभा, सुकुमारता, पवित्रता के रूप में वर्णित है। इसके साथ ही अशोक के वृक्ष और पत्तियों को भी विशेष महत्व प्राप्त है। यानी भारतीय संस्कृति में सिर्फ अशोक के फूल को ही महत्व प्राप्त नहीं है, बल्कि अशोक का जो वृक्ष है, उसके जो पत्ते हैं, उनको भी विशेष महत्व दिया गया है। आर्य जाति को भारत की अनेक जातियों से संघर्ष करना पड़ा। उनका पहला संघर्ष भारत की गर्विड़ी जाति असुरों से हुआ, क्योंकि असुरों ने आर्यों की अधीनता नहीं मानी। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से आर्यों को संघर्ष करना पड़ा, परंतु भारत की शांतिप्रिय जाति गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। जिन जातियों ने आर्यों की अधीनता स्वीकार कर ली, उनके प्रति उपेक्षा का भाव नहीं था, परंतु जिन जातियों ने आर्यों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनका नाम घृणा के साथ लिया गया। इस प्रकार भारत में आर्य जाति का विकास अनेक संघर्षों से हुआ। हम सभी जानते हैं कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे? आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। आर्य जब भारत आए तो उन्हें यहाँ पर रहने वाली जो जातियाँ थी उनके साथ संघर्ष करना पड़ा। तो वे जाति कौन थी? तो सबसे पहले कौन थे? अनार्य थे, जिनको यहाँ पर असुर कहा गया है। फिर कहिए दैत्य हैं, फिर राक्षस हैं। लेकिन भारत की जो शांतिप्रिय जाति थी यक्ष और गंधर्व, उनसे उन्हें कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। और चूँकि जिन जातियों ने आर्यों की अधीनता स्वीकार कर ली, उनका नाम जो है आदर के साथ लिया जाता है, उनके प्रति कोई उपेक्षा का भाव नहीं है। लेकिन जिन जातियों ने आर्यों की अधीनता नहीं स्वीकार की है, उनका नाम जो है घृणा के साथ लिया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में आर्य जाति का विकास
अनेक संघर्षों से हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि अशोक के फूल भाग 1 के अंतर्गत फूल पाठ से संबंधित जिन बातों को बतलाया है, जिन बातों की चर्चा की है, वे आपको भलीभांति समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट भी अवश्य करें। अशोक के फूल भाग 2 के अंतर्गत बाकी बचे हुए सारांश को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जो बच्चे मेरे चैनल में नए हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए स्टडी विद अंजू मैडम चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।